नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज हम आपको आगरा में कैंसर का इलाज शुरू हो गया है इस तरह का एक कार्यक्रम आयोजित किया। मैक्स हॉस्पिटल नोएडा ने आकर के यहाँ पर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें ये घोषणा की कि आगरा के साकेत हॉस्पिटल में कैंसर के इलाज के लिए यहाँ पर ओपीडी लगा दी जाएगी। और इस तरह का बहुत सारे पत्रकारों के बीच उन्होंने ये घोषणा की, बहुत सारी बातें बताई। उन सारी चीज़ों को हम आपके सामने अब रखने जा रहे हैं इस वीडियो में। ये हमारा वीडियो का दूसरा पार्ट है। उससे पहले हमने सुरेखा यादव जी के साथ जो मैक्स हॉस्पिटल के कैंसर के जो डॉक्टर थे अतुल शर्मा जी, उनसे ब्रॉडकास्ट किया था, वो आपने देखा होगा। उन्होंने पूरी जानकारी दी थी। और अब इस वीडियो में आप देखेंगे हमारे साथ उनकी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो चलिए चलते हैं। हाँ, एक अपील मैं ज़रूर करूँगा, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं पूरा देखें तो पूरी जानकारी मिलेगी। साथ ही अच्छा लगे तो इसे शेयर भी करें अपने साथियों के साथ। हो सकता है कि इस वीडियो के जरिए लोगों को ये पता चल जाए कि भाई आगरा में भी अब कैंसर का इलाज होने लगा है। तो इसको शेयर भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और वीडियो को लाइक भी करें। अब चलते हैं हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। डॉक्टर साहब, कहा जाता है कि कैंसर क्या कहते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ दवाइयों से काम नहीं चलेगा? देखो, कैंसर में सबसे बड़ा सक्सेस का तो यही है कि जितना जल्दी वो डिटेक्ट आ जाए, जितना जल्दी वो पकड़ में आ जाए, वही उसका सबसे आसान इलाज और उसको ठीक करने का चांस सबसे ज़्यादा है वहीं पर। उसके लिए एक तो अवेयरनेस इम्पॉर्टेंट है और कुछ जिसको हम स्क्रीनिंग टेस्ट बोलते हैं, यानी कि अगर जब मुझे दिक्कत हो रही है तब तो मैं जांच कर रहा हूँ, पर जब मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही तब भी मैं कुछ जांच कर रहा हूँ। क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ कैंसर होने का रिस्क जब बढ़ता है तो कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो साल में एक बार या 2 साल में एक बार हमें करवाने चाहिए। उनसे मैं बताता हूँ, उनसे हम क्या करते हैं, बीमारी को उस समय पे पकड़ लेते हैं जिसमें अभी उसकी वजह से कोई परेशानी ही नहीं बनी। तो उसमें मेल्स फीमेल्स में अलग है। जैसे मेल्स में प्रोस्टेट कैंसर बड़ा कॉमन है, उम्र के साथ बढ़ता है ना। तो PSA एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, वो ब्लड टेस्ट होना चाहिए। अगर कोई स्मोक करता है और वो सिगरेट पीता है, उसको पता है उसका लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा है, तो 55 साल की उम्र के बाद लो डोज CT स्कैन बोलते हैं, वो एक स्क्रीनिंग सा स्कैन कर लेते हैं जिसमें अगर कोई गांठ दिख रही होती है तो हमें पता चल जाता है। ये उस समय की बातें जब कोई सिम्टम नहीं है। ऐसे ही फीमेल्स में है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें मैमोग्राम है, वो स्क्रीनिंग 40 साल की उम्र में आजकल रिकमेंडेशन है, 1 साल में 2 साल। अच्छा, इसके साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कैंसर का प्रिवेंशन। ऐसी क्या चीज़ें हैं जो हम करें जिससे कैंसर प्रिवेंट हो सकता है? तो उसमें जो वैक्सीनेशन हैं, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV वायरस की वैक्सीनेशन है, जो प्रोजेक्टो सर्वाइकल कैंसर के लिए हुई थी, लेकिन 5 और तरह के कैंसर जो है उनको प्रिवेंट करने की उसमें क्षमता है। ऐसे हेपेटाइटिस B की वैक्सीनेशन, वो लिवर के कैंसर को प्रिवेंट कर सकता है। तो ये चीज़ें हमें जो हैं, वैक्सीनेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। हेपेटाइटिस B का तो आई थिंक नेशनल प्रोग्राम में आ चुका है। HPV अभी आया नहीं, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है पिछले 5-6 साल से। होपफुली नेक्स्ट 1-2 साल में वो प्रोग्राम में आ जाएगा। जब प्रोग्राम में आएगा तब तो मैंडेटरी है, अभी मैंडेटरी नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है कि हर किसी को लगवाना चाहिए। उसकी एक उम्र है, जिस उम्र में, कम उम्र में वो लगवाया जाता है, वो लगाने से हम काफ़ी कैंसर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। क्या सर कैंसर अनुवांशिक हो सकता है? अनुवांशिक मतलब जेनेटिक, फैमिली, हेरिडिटरी। हाँ, 5 से 10% जो कैंसर होते हैं वो हेरिडिटरी कैंसर होते हैं। उसमें अगर किसी की फैमिली में कैंसर है, हमारे पास बहुत अक्सर ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं कि हमारे फैमिली में किसी को ये कैंसर था, तो क्या हमारा रिस्क तो नहीं है? उसमें हमें थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, कौन से टाइप का कैंसर था, उसके कैसे सिम्टम्स थे, फैमिली में, जिसको पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं, फैमिली में किसी और को था, नहीं था, कौन से टाइप का था। तो एक पैटर्न होता है उसमें, जिससे हमें ये समझने में हेल्प होती है कि ये जेनेटिक हो सकता है। और फिर हम कुछ टेस्ट करके उसको कंफर्म कर लेते हैं, ब्लड टेस्ट करके कंफर्म कर लेते हैं। उनके लिए रिकमेंडेशन अलग होती हैं स्क्रीनिंग की, उनकी स्क्रीनिंग ज़्यादा स्ट्रिंजेंट होती हैं और कम उम्र में शुरू करनी पड़ती हैं, क्योंकि जेनेटिक कैंसर अक्सर थोड़े से यंगर एज में होते हैं। सो बेसिकली स्मोकिंग, लिकर जो लोग यूज़ नहीं करते उनमें बहुत कैंसर पाया जा रहा है और कैंसर बहुत ज़्यादा फैल गया है। हाँ, मैंने जैसे बोला कि जो कैंसर है ना, एजिंग प्रोसेस है, एक एजिंग का पार्ट है। उसमें मैं ये समझाता हूँ, मान लो मेरे पास गाड़ी है,
तो अगर 15 साल गाड़ी की लाइफ है तो पहले 5 साल में ज़्यादा सर्विस चाहिए या आखिरी के 5 साल में ज़्यादा सर्विस चाहिए। ऐसे ही हमारा शरीर है, ये टाइम के साथ एज होता है और इसमें एरर्स जो हैं, गलतियां जो हैं जेनेटिक लेवल पे वो बढ़ती जाती हैं। हमारे पास उनके रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं, वो समय के साथ वो भी फॉल्टी होने लगते हैं, इसलिए कैंसर जो है वो एज के साथ बढ़ता है। एजिंग तो हमेशा से आई है, अब इस टाइम इतना क्यों बढ़ रहा है? नहीं, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम दूसरे बीमारियों से जैसे जैसे विजय प्राप्त कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा, आज से 50 साल पहले टीबी का मतलब कि टीबी से जान चली जाएगी, पर आजकल तो टीबी को ऐसे कोई समझता ही नहीं है। ऐसे ही इन्फेक्शंस, हार्ट की बीमारियां, जैसे जैसे कहते थे दूसरा हार्ट अटैक मतलब जान चली गई, पर अब तो ऐसा नहीं है। तो जैसे जैसे हमने दूसरी बीमारियों पे विजय पाई है, उनके इलाज हमारे लिए आसान हो गए हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती जा रही है और फिर हमें कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। दूसरा, पॉल्यूशन, एक अब जैसे दिल्ली एनसीआर में हमें पॉल्यूशन एक मेजर फैक्टर है, तो कुछ हमारा रहन सहन, खान पान भी किसी हद तक, और हाँ, और जो इतनी अडल्ट्रेशन हो रही है, इतनी मिलावट हो रही है चीज़ों में, आप अक्सर सुनते हैं कि वो पनीर, दूध सब नकली मिल रहा है। तो जितने हम पेस्टिसाइड जो यूज किया जा रहा है खेतों में, पेस्टिसाइड डेफिनेटली वो भी हमारे चेन में है, ओवर यूज़ इनका है, जितने भी हम केमिकल यूज़ है। और ये प्रॉब्लम इन केमिकल्स के साथ ये है कि हमारा शरीर ये जानता नहीं है कि इनको करना क्या है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, वो डाइजेस्ट करता है हमारा शरीर, ये हमारे शरीर का ही हिस्सा बन जाते हैं हमारे शरीर में ही, और फिर वो उसको डैमेज करते रहते हैं। तो सर ये बिल्कुल कह सकते हैं कि जीवन शैली और पर्यावरणीय जो इफेक्ट है वो इस कैंसर का एक कारण उसका डेफिनेटली उसका एक रीज़न है, क्योंकि जैसे कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर उसको कैंसर है, तो क्या वो डेफिनेटली उसके बेबी में ट्रांसफर होगा ही होगा? नहीं, ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली उसके बेबी में ट्रांसफ़र होगा ही होगा। वो अगर जेनेटिक होगा तो ही उसका रिस्क है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ऐसा अगर माँ को अगर कैंसर है, और जैसे कि अगर कुछ डॉक्टर्स ये फिर सलाह देते हैं कि अर्ली एज में बच्चे को हम वैक्सीनेशन करा लेंगे तो ये आगे कैंसर आगे एज में नहीं होगा, छोटे बच्चों को वैक्सीनेशन है, कुछ ऐसा वैक्सीनेशन है? देखो, वैक्सीनेशन, हर एक वैक्सीनेशन का तो एज है, तभी तो एक वैक्सीनेशन कार्ड बना होता है जो हर बच्चे के साथ कि 6 मंथ्स पे ये है, 9 मंथ्स पे, 1 ईयर पे, उसी को हमें पूरा फॉलो करना है। उसी में HPV वैक्सीनेशन का भी एक समय दिया गया है, निर्धारित समय है, जैसे 9 ईयर्स की एज के बाद ही लगाना है। तो वो हमें पूरा वो वैक्सीनेशन चार्ट को फॉलो करना है एज इट इज़। वो बहुत सारे ईयर, सालों के रिग्रेस मेहनत के बाद हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि ये इस समय पे, इतने गैप पे, इतने डोज दिए जाने चाहिए। ये इसका प्रॉपर शेड्यूल है जो हमें प्रोटेक्शन देगा बीमारियों के लिए। अच्छा, यहाँ एजुकेटेड लोग हैं, समझ सकते हैं कैंसर क्या है। एज अ लेमेंस लैंग्वेज जब हमारे रीडर्स पढ़ेंगे या व्यूअर्स देखेंगे, कैंसर बेसिकली क्या होता है? सेल्स पर जाती हैं, क्या है कैंसर एक्चुअली? कैंसर उसको मैं इस तरह से समझाता हूँ कि जैसे हमारे शरीर में जो हमारे सेल्स हैं ना, वो सारे हमारे कंट्रोल में हैं। मतलब उनका एक स्विच ऑन और स्विच ऑफ का मैकेनिज़्म है, कब बढ़ना है, कब रुकना है, हर चीज़ कंट्रोल में है। यही हमारे कुछ सेल जो कंट्रोल से बाहर चले जाते हैं, मतलब उनका ग्रोथ जो है वो इतना बढ़ने लगता है कि वो हमारे शरीर के कंट्रोल में नहीं रहते और वो हमारे शरीर को ही नुकसान पहुँचाने लगते हैं। तो इसको आप समझें कि वो कैंसर होता है। और अक्सर वो सेल जब बढ़ते हैं वो एक गांठ का रूप लेते हैं जो कि बढ़ती जाती है, और फिर वो कैंसर हमारे शरीर को नुकसान करता है, हमारी न्यूट्रिशन को डिप्राइव कर देता है, जिसकी वजह से अक्सर कैंसर के मरीज़ कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। सर, एक सवाल है मेरा, जैसे पहले घेंगा रोग होता था आयोडीन की कमी से, वो आयोडीन की कमी पूरी होगी तो आज घेंगा रोग किसी को नहीं है। ऐसे ही बताया जाता है, जो रिसर्च की बात बता रहा हूँ आपको, कि जो कैंसर है वो P7 नामक एक चीज़ की कमी होती है, जो ड्राई फ्रूट्स, ग्रीन एप्पल्स, बेरीज का जूस, इसकी अगर पूर्ति हो जाती है तो कैंसर के मानक खत्म हो सकते, ऐसा कुछ है? जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो जेनेटिक एरर्स आ रहे हैं, उसमें हमारा मानना है कि कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं वो स्कैवेंज करते हैं, तो इसलिए बहुत सारे मेडिकेशंस भी मिलती हैं एंटीऑक्सीडेंट्स की। लेकिन जो नेचुरल है वो सबसे नेचुरल बात फिर वही आ जाएगी कि जो हम मिलावट वाली चीज़ें लेते हैं वही हमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं। अगर हम नेचुरल चीज़ें लेंगे तो हमारा डेफिनेटली चांस कम ही होगा। अगर हेल्दी लाइफस्टाइल होगा, सब कुछ शुद्ध भोजन हम लेंगे। कैंसर ट्रीटेबल है? हाँ, कैंसर ट्रीटेबल है, इसमें कोई डाउट, कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। अच्छा सर, कभी कभी ये होता है कि कीमोथेरेपी या फिर कोई अन्य है, मतलब टेस्टिंग कराते हैं तो उसकी वजह से भी शायद इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं कैंसर। देखो, उसमें क्या है कि जो रेडिएशन का एक्सपोजर है, जो हम जैसे कोई स्कैन कर रहे हैं, CT स्कैन कर रहे हैं, उसमें रेडिएशन का एक्सपोजर है। रेडिएशन इटसेल्फ इज़ ए रिस्क फैक्टर। जैसे आपने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी में जो ब्लास्ट हुआ, वो रेडिएशन एक्सपोजर हुआ, उनकी आगे जनरेशन जो हैं वो उससे अफेक्टेड हैं। सालों तक तो
अब क्या हो रहा है कि जो मशीन्स नई बन रही हैं, लेटेस्ट बन रही हैं, उनका प्रिसीजन ज़्यादा है, उनकी जो डोज वो डिलीवर करती हैं वो ज़्यादा हमारे कंट्रोल में है। हमें पता है कि कितनी परमिसिबल लिमिट है, कितना हम दे सकते हैं, कितना हम कर सकते हैं, कितने से ज़्यादा करेंगे ये तो ये हमें नुकसान देगा। आगरा क्यों चुना आपने? आगरा मैंने आपको बताया ना कि हमने देखा कि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स आगरा और एडजॉइनिंग एरिया से थे, तो हमें लगा कि इसके बाद हमें इस जगह आना चाहिए, क्योंकि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स थे। हमें लगा हम उनके पास पहुंच जाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। ब्लड कैंसर क्या है, कितने टाइप के होते हैं ब्लड कैंसर? ब्लड कैंसर जैसे सेल्स मैंने आपको बताया कि हमारे कंट्रोल से, ग्रोथ से बाहर हो जाते हैं, ऐसे ही ब्लड कैंसर जो है हमारे बोन मैरो में हमारे सेल्स बनते हैं। ब्लड के 3 मेजर कंपोनेंट हैं, वाइट सेल, रेड ब्लड, प्लेटलेट। तो इनके अलग अलग तरह के कैंसर होते हैं। वाइट सेल का मोस्ट कॉमन होता है, और वो जब रैपिडली बढ़ने लगते हैं बोन मैरो के अंदर, वो एक गांठें नहीं बनाते। कभी कभी लिम्फ नोड में गांठें बनती हैं, पर वो अक्सर गांठें नहीं बनाते, लेकिन वो बोन मैरो में बढ़ने लगते हैं और दूसरे सेल्स को कम कर देते हैं, नॉर्मल सेल्स को बढ़ने नहीं देते। और इसमें मोटा तरह से 2 तरह के, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट जो होता है वो बड़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में, जैसे 10-15 दिन पहले बिल्कुल ठीक थे और अब अक्सर इन्फेक्शन होने लगे जो ठीक नहीं हो रहे, कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, शरीर में निशान पड़ रहे हैं, खून के चकत्ते पड़ रहे हैं, तो ये एक्यूट होता है। और एक होता है क्रॉनिक, जो वो धीरे 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 बढ़ने लगता है, और देखते हैं किसी ने कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था या किसी की तिल्ली बढ़ गई थी और उसने जाँच कराया तो वाइट सेल काउंट हाई निकला, तो शक पड़ गया कि कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है। दोनों किडनियाँ फेल होने के बाद डायलिसिस चल रही है, क्या अपने यहाँ इलाज है उनके लिए? हाँ, उसमें तो किडनी ट्रांसप्लांट के तो डेफिनेटली ऑप्शन है। बस वैसे ट्रीटमेंट नहीं है, दवाइयों से हो सकता है। जो किडनी ख़राब हो चुकी है वो ठीक नहीं होगी। हाँ, अगर ख़राब हो रही है तो उसका कारण जानना ज़रूरी है कि क्यों ख़राब हो रही है, और जो उसका कारण है उसको हम रिवर्स करने की कोशिश करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, अगर किसी को कैंसर हो जाता है और जल्दी डायग्नोस हो जाता है, अगर उसको ऑपरेट कराते हैं और उसके लिम्फ नोड्स निकाल देते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो क्या फिर दोबारा रिपीट होने के चांस? देखो, जितना जल्दी है, आजकल सारे जो कैंसर जो है ना, अगर मैं एक ग्रुप में डाल दूं और मैं बोलूं कि मैंने अर्ली ही डिटेक्ट कर लिया उनको, तो 90% क्योर रेट है, 90% चांस हैं कि वो क्योर हो जाएंगे। स्टेज 1 तक 95%, 90%, स्टेज 2 जैसे ही आते हैं हम 80-85 पे पहुंचते हैं, स्टेज 3 पहुंचते हैं तो हम 50-60 पे पहुंच जाते हैं, और स्टेज 4 पहुंचते हैं तो हम 10-20 पे पहुंच जाते हैं। तो जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है, क्योर का चांस वैसे वैसे कम होता जाता है। पहले स्टेज 4 को बिल्कुल इनक्योरेबल बोलते थे कि कोई चांस ही नहीं है क्योर होने का, लेकिन अब स्टेज 4 में भी 15 से 20% चांस है क्योर होने का, क्योंकि जो नए दवाइयाँ आ गई, इम्यूनोथेरेपी वाले जो ड्रग्स आ गए हैं, उनमें स्टेज 4 में भी क्योर करने का पोटेंशियल है। वो क्या करता है, वो फील्ड कैंसराइजेशन करता है। जैसे मैं अगर स्मोक करता हूँ तो जहाँ जहाँ तंबाकू का धुआं मेरे मुंह में, गले में, फेफड़ों में जा रहा है, वो सारा एरिया को इफेक्ट कर रहा है। एक जगह कैंसर हुआ है लेकिन सारे एरिया की प्रीडिस्पोजिशन है, तो इसको फील्ड कैंसराइजेशन बोलते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो रूट कॉज है, जैसे तंबाकू है, वो बिल्कुल तंबाकू का सेवन ना करें, उसकी कोई गुंजाइश आगे नहीं है। अपना रेगुलर फॉलोअप रखें और रेगुलर अपना लाइफस्टाइल अपना हेल्दी रखें, तो कैंसर से छुटकारा है। सर, अगर किसी इंसान को कैंसर होता है और उसकी कीमोथेरेपी से या किसी भी प्रोसेस से वो ठीक हो जाता है, तो कीमोथेरेपी के क्या बाद में साइड इफेक्ट्स होते हैं? कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स को हम एक्यूट और क्रॉनिक में डिवाइड करते हैं। जो यूजुअली एक्यूट होते हैं वो सारे रिवर्सिबल होते हैं, जैसे कि बाल झड़ना, उल्टी आना, मन खराब होना, दस्त लगना, कब्ज़ होना, कमज़ोरी आना, ये रिवर्सिबल। ब्लड काउंट्स कम होना, खून की कमी होना, ये एक्यूट होते हैं, क्योंकि जब तक कीमो चल रही होती है तब तक होते हैं, उसके बाद रिकवर कर जाते हैं। कुछ कीमोथेरेपी ड्रग्स के क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे हार्ट पे इफ़ेक्ट है, नसों पे इफ़ेक्ट है, उनमें हमें स्पेसिफिकली कॉशियस होना होता है। हम बेस लाइन में, मतलब ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले देखते हैं कि उनके ऑर्गन फंक्शन ठीक हैं कि नहीं, और उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। तो उन्हें टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट कराना पड़ता है। हाँ, उनको हमें मॉनिटरिंग ज़्यादा चाहिए कि कहीं क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट की तरफ हम तो नहीं जा रहे, क्योंकि जब क्रॉनिक साइड इफ़ेक्ट बिल्ड होने लगते हैं वो यूजुअली रिवर्सिबल नहीं होते, तो उनको हमें अर्ली चेक करके सही टाइम पे ट्रीटमेंट को या चेंज या स्टॉप करना पड़ता है। अगर आपने खाना मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट, जो कि दवाओं से, जैसे कीमोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, हार्मोनल थेरेपी से हम कैंसर का इलाज करते हैं। हम यहाँ आज आगरा में हैं और ये हमारा ओपीडी यहाँ लॉन्च होने वाला है। हम मैक्स हॉस्पिटल
नोएडा सेक्टर 128 से हैं। हमारे हॉस्पिटल के और भी यहाँ ओपीडीज चल रहे हैं और हमारे ब्रांच का भी अब यहाँ से स्टार्ट किया हमने, और हम काफ़ी होपफुल हैं कि हम रेगुलर अपनी ओपीडी कर पाएंगे, अपने रेगुलर सर्विसेज दे पाएंगे। पिछले लास्ट 10 ईयर से देख रहे हैं कैंसर का बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, क्या इससे बचा जा सकता है? किस तरह से, क्या दिनचर्या, क्या उनका अपना जीवन शैली अपनाने से बचा जा सकता है? देखो, कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स अगर मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया कि अल्कोहल और टबैको किसी भी मात्रा में और किसी भी प्रकार में इसका सेवन नहीं करना है। जो वैक्सीनेशंस कैंसर को प्रिवेंट कर सकती हैं वो हमें करनी है। हमें रेगुलर अपने आप को स्क्रीन करना है। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल में यानी कि वेल बैलेंस्ड सीजनल फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं। रेगुलर एक्सरसाइज हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है। ये चीज़ें अगर हम करेंगे तो हम 80 to 90% कैंसर से बचे रहेंगे। बाकी सर कैंसर हो जाता है तो क्या मतलब उसे प्रिकॉशंस अपनाने चाहिए? अगर कैंसर हो जाता है तो फिर तो डेफिनेटली आपको जो उसके एक्सपर्ट्स हैं, जैसे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स होते हैं, जैसे मैं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ, ऐसे ही रेडिएशन सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, हमारी टीम मिलके हम एक पेशेंट को जब डायग्नोज करते हैं उसका एक प्लान बनाते हैं और हम वो प्लान उनका फॉलो करते हैं। पहले ट्रीटमेंट प्लान होता है जो रफली 6 मंथ्स है, किसी का 1 ईयर तक हो सकता है। ये प्लान के बाद हम उनको एक फॉलोअप का भी प्लान देते हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट, आफ्टर द ट्रीटमेंट। उनको पेशेंट जब फॉलो करते हैं तो वो ठीक रहते हैं। जैसे कि आपने बताया था कि ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा हमको, उसके बिना भी मतलब दवाइयों से कैंसर को हम ठीक कर सकते हैं। हाँ, वो डिपेंड करता है कि कैंसर कौन सा है और कौन सी स्टेज का है। इसका मतलब ये नहीं कि हर कैंसर में तीनों मोडेलिटीज़ यूज़ होंगी। हाँ, किसी में 2 यूज़ होंगी, किसी में ऑपरेशन होगा और या कीमो होगा, या किसी में सिर्फ कीमो होगा, या किसी में रेडिएशन के साथ होगा कोई ट्रीटमेंट। तो वो इनका कॉम्बिनेशन है, डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेज है और कौन सा कैंसर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर रहता है इसका बदला? देखो, इस टाइम अगर देखा जाए तो मेल्स में लंग कैंसर और मुंह कान नाक गला जिसको बोलते हैं हम ENT वाला, क्योंकि हमारे यहाँ तंबाकू का सेवन बहुत ज़्यादा है, ये हमारे कॉमन कैंसर्स हैं। और फीमेल्स में देखा जाए तो सर्वाइकल कैंसर पहले नंबर 1 था पर अब वो नीचे आ रहा है। ब्रेस्ट कैंसर जो है उसका इंसिडेंस बढ़ रहा है। गॉल ब्लैडर कैंसर एक जाइजेंटिक बेल्ट बोलते हैं हमारे, जो गैंजिस जो गंगा नदी है उसके आगे पीछे का एक बेल्ट है जिसमें गॉल ब्लैडर कैंसर बड़ा कॉमन है। अदरवाइज़ इतना कॉमन नहीं है, पर उस बेल्ट में स्पेसिफिकली कॉमन है। हमारी कंट्री में ये ज़्यादा कॉमन है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट। ये काफ़ी एग्रेसिव माना जाता है, काफ़ी एग्रेसिव किस्म का कैंसर है। इसमें ट्रीटमेंट के सक्सेस रेट्स बड़े कम हैं अगर सर्जरी ना हो पाए तो, इसलिए उसका अर्ली डिटेक्ट होना और अर्ली इलाज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या एडवाइस देना चाहिए गॉल ब्लैडर कैंसर के लिए? नहीं, सबके टोटल मेन तो मैंने वही अगेन वो उन्हीं 4-5 पॉइंट पे मैं एम्फोसाइज करूँगा कि आप अपना लाइफस्टाइल जितना हेल्दी रख सकते हैं, फिजिकली जितना एक्टिव हो सकते हैं उतना होइए, और ये हेल्दी वेल बैलेंस डाइट कंज्यूम करें, और तंबाकू शराब इन चीज़ों का सेवन ना करें, और अपना वैक्सीनेशन और स्क्रीनिंग ये चीज़ों को हम फॉलो करें। है ना, पहले चावल बिहार में उगते थे, चावल पंजाब में उग रहे हैं, पर पंजाब में कैंसर फैल रहा है। जितना हम सिस्टम को छेड़ेंगे उतना ज़्यादा बीमारियां फैलेंगी। अगर हमें खाना है सीजनल फ्रूट खाना है सीजनल खाना है, हर एरिया का आप देखेंगे कहीं चावल ज़्यादा खाया जाता है, कहीं मीट मछली ज़्यादा खाया जाता है, कहीं फ्रूट ज़्यादा। हर एरिया का आप देखेंगे कल्चर अलग है, संस्कृति अलग है खाने की। हम लेकिन हर चीज़, अब वेस्ट में खाना नहीं होता था तो वो पिज़्ज़ा खाते थे, बट अब हमारे यहाँ ताज़ा खाना होता है, हम खा रहे हैं। तो जो चीज़ जितना भी हम अल्टर करेंगे ना अपनी नेचर को, उतना ज़्यादा कैंसर को हम रोक नहीं पाएंगे। इसलिए हमारी ओपीडी का मकसद भी जो है वो अवेयरनेस है मेन, क्योंकि अगली स्टेज पे हम 10 लाख की गाड़ी लेते हैं, हर महीने उसको सर्विस पे लेके जाते हैं और 4 लोग कहते हैं पता है गाड़ी का टाइम से सर्विस कराता हूँ। लेकिन अगर मैं आपसे किसी से भी पूछूं कि 35 साल के बाद डॉक्टर ने बोला यार हर महीने में ना 6 महीने में आपको टेस्ट कराने, तो आप बोलोगे यार डॉक्टर देखो लूट रहा है, 6 महीने में टेस्ट कराने के लिए बोल रहा है, 4000 के टेस्ट होंगे, क्या जरूरत है। आप ये बोलो कि आपकी गाड़ी में सारी कुछ चीज़ें ठीक हैं, आप सिर्फ दिन में 10 किलोमीटर चलाते हैं, आपकी मुँह से आपका कोई भी, आप 10 लाख की गाड़ी दोबारा नहीं खरीद सकते। होता यही है, आप 10 लाख की गाड़ी दिन अपनी लाइफस्टाइल में 10 बार भी खरीद सकते हैं, और कोई 10 बार या 20 बार भी खरीदता होगा अपने अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जब शरीर की बात आती है तो 4000 रुपये बहुत महंगे लगते हैं, जबकि कंपटीशन की वजह से लैब्स ना 2500, 2500 में भी टेस्ट कर रही है। आप अच्छी लैब पकड़िए, हर आदमी का 35 साल के बाद 6 महीने में बेसिक टेस्ट होने ही चाहिए। अगर आप कराते हैं तो कई बार क्या होता है, आपको कोई सिम्टम्स नहीं, आप नहीं जाएंगे, लेकिन अगर 6 महीने में आप गए, आपको पता चला कि शुगर बढ़ी हुई आ रही है, आप दिखा लेंगे अर्ली स्टेज में,
आप बैक कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता चला कि यार कोई गांठ निकली है, आप अर्ली स्टेज में डॉक्टर को दिखा के उसे रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है, जब सिम्टम्स आते हैं, जब इरिवर्सिबल पहुंच जाती है, तो हम कहते हैं यार इसका इलाज ही नहीं है, 4 जगह धक्के खा लिए, डॉक्टर ने बहुत पैसे बना लिए, क्योंकि अब वो हो सकता है कि इरिवर्सिबल, शुगर हो गई तो इरिवर्सिबल है, बीपी हो गया तो इरिवर्सिबल है, लेकिन प्री डायबिटीज, प्री हाइपरटेंशन, ऐसे ही कुछ ना कुछ, मुझे नहीं पता, शायद डॉक्टर साहब बताएंगे, प्री कैंसर भी कुछ होता हो कि भाई कुछ चीजें हैं, गांठ बन रही है, कुछ है। तो उस स्टेज में अगर हम अपना महीने में, मैं आपके माध्यम से ये कहूँगा कि आप लोगों को अवेयर करें कि भाई हर 6 महीने में 30-35 साल के बाद आप अपना टेस्ट जरूर करवाएं। जैसे कार का पीरियडिक चेकअप होता है, हमारा भी होना ही चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी रिप्लेसेबल नहीं है, उसमें तो एक पार्ट बदल जाएगा बट हमारा नहीं बदलेगा। को पता है क्योंकि इतनी लैब्स हैं, इतना कंपटीशन है, वो खुद आपको फोन कर करके पकाते हैं पूरे दिन। लेकिन वो आप सोचो ना कि आपको हाँ हेल्थ पैकेजेस हेल्थ पैकेजेस हर हॉस्पिटल में, आप अगर आप जितना टेस्ट है ना, आप अगर इंडिविजुअली कराएंगे तो बहुत महंगे पड़ते हैं। ये हेल्थियन जो गवर्नमेंट जो आ गए हैं, हाँ। तो दे हैव मेड वेरी चीप। इतने 90% तक डिस्काउंटेड होता है अगर आप उन्हें इंडिविजुअल रेट लें उन टेस्ट के, और आप अगर पैकेज में लें तो आप देखेंगे 80 से 90% की छूट होती है। हमारे हॉस्पिटल में तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। हाँ सर, हमारे हॉस्पिटल में इस टाइम पे भी एक स्कीम चल रही है, योर एज इज योर डिस्काउंट। आप अगर 35 साल के तो 35%, हमारा उतना डिस्काउंट 50% है तो 50%। दैट मींस सीनियर सिटीजन को तो बहुत डिस्काउंट मिल रहा है। बस बिल्कुल योर एज इज योर डिस्काउंट पूरे जुलाई के लिए है ये। तो आगरा में है व्यवस्था। आगरा में सर आगरा में कराइए ना। सर आप आगरा में बार जो शुगर डिटेक्ट होता है वो कैंप्स में ही होता है, उनको पता ही नहीं होता, उनको शुगर चल रही है, अचानक 200 आता है, वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो है ही नहीं, मुझे तो बीपी है ही नहीं, और वो मानते भी नहीं है। इसीलिए चेकअप, हेल्थ चेकअप कराने बहुत नेसेसरी है किसी भी बीमारी, नॉट ओनली फॉर ऑन्कोलॉजी या कैंसर, आप कोई भी बीमारी से। सर क्या प्री कैंसर का भी कोई डायग्नोस कुछ ऐसा होता है क्या? क्या चीज? प्री कैंसर की भी कुछ डायग्नोस कुछ पता? प्री कैंसर जो हम स्क्रीनिंग बोल रहे हैं ना, वो अक्सर वही हैं जो प्री कैंसर में बिना अभी सिम्टम में भी नहीं पहुंचे, तो हमने उनको डायग्नोज कर लिया। उसका टेस्ट हो? हाँ, उन्हीं के जो टेस्ट होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, जो सर्वाइकल कैंसर के लिए पैप स्मीयर है, मैमोग्राफी है, वो बड़े अर्ली स्टेजेस पे पकड़ लेते हैं। क्लोनोस्कोपी है जो आंत के कैंसर को डिटेक्ट करता है, तो बड़े अर्ली स्टेजेस पे हम उनको पिक कर लेते हैं। थैंक यू। आपने देखा डॉक्टर शर्मा ने सारी बातें क्लियर की, और उनके साथ उनके साथी जो शायद साकेत हॉस्पिटल से थे, उन्होंने भी कुछ बातें रखी और बहुत सारी चीज़ें की कि वही टेस्ट कराना कितना ज़रूरी होता है बॉडी का। तो वो सब चीज़ें उन्होंने बाकायदे आपके सामने रखी। प्रेस के ज़रिए से उन्होंने अपील की कि भाई लोग अपने, जैसे आपकी मोटर कार होती है उसमें पुर्जा बदलवाने के लिए काम करते हैं, इसी टाइप से और उसको चेक भी कराते हैं, तो अपने बॉडी को भी चेक कराइए और उसके बाद फिर आपको पता चलेगा कि बॉडी में कहाँ कमी है और उसका फिर इलाज शुरू करिए। तो खैर, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करते हुए शेयर कर लीजिए, और चैनल को एक बार फिर मेरी अपील है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरबी सिंह यादव।